नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज रैली रिपोर्ट में नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को भुला दिया गया है। उन्हें तभी याद किया गया जब वे कभी कभार बोलने में चूक कर गए और कुछ भूल गए। यह उम्र का असर हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति को देखने वाले नीतीश कुमार को क्यों भूल रहे हैं? कहीं उनसे कोई चूक तो नहीं हो रही? नीतीश कुमार से बीजेपी को दो तरह की उम्मीदें हमेशा रहती हैं। एक कि नीतीश का सहारा लेकर वह बच जाए, और दूसरा कि नीतीश कुमार धीरे धीरे और कमजोर होते चले जाएं ताकि बीजेपी बिहार की राजनीति में उनकी जगह ले सके। बीजेपी भूल जाती है कि नीतीश कुमार का सामाजिक आधार यह नोट कर चुका है कि कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगी है। 2024 में बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 16 सीटों पर जदयू और 5 सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। रैली रिपोर्ट में हम उस गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा कम हुई। बिहार में इस गठबंधन को आज भी नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं। चुनाव के बाद यह जरूर देखा जाएगा कि इस गठबंधन के एक साथी चिराग पासवान के कारण बीजेपी पर क्या असर पड़ा और खुद चिराग पर कितना असर पड़ा। क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले चिराग पासवान नीतीश के सहारे मजबूत हो जाएंगे? इस सवाल को 4 जून के लिए सुरक्षित रखिए और याद रखिएगा। 2024 के चुनाव में क्या नीतीश का सामाजिक और जातिगत आधार बीजेपी पर भरोसा कर रहा है? क्या वह भूल जाएगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान को शह दे रही थी कि उनका उम्मीदवार वोट काटकर नीतीश को कमजोर कर दे। 2020 में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश को ही कमजोर किया। चिराग को तो एक ही सीट मिली, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। उन्हें 43 सीटें मिली। नीतीश कुमार अपनी रैलियों में अपने काम का विस्तार से उल्लेख करते हैं, एक एक काम गिनाते हैं और जीविका दीदी की बात जरूर करते हैं। महिलाओं के वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश को जाता रहा है, लेकिन नीतीश को वोट देने वाली महिलाएं इस बार चिराग पासवान और बीजेपी को भी वोट दे रही हैं, यह बड़ा सवाल है। आजीविका यानी बिहार की जीविका देश भर में भी आजीविका हो गई। तो जीविका दीदियां कितनी बड़ी संख्या हुई है आपको मालूम है? अब जीविका दीदियों की संख्या है 1,31,00,000 और स्वयं सहायता समूह का तो 10,51,000 बढ़ाए ही, और उसके बाद हमने शहरी क्षेत्र में अब शुरू कर दिया। तो आप समझिए, हम तो कहीं भी घूमते हैं और घूमते हुए हम देखते हैं स्वयं सहायता समूह में आजीविका दीदियों से बात करता, कितना अच्छा बोलती है। अब कितना ज्ञान आ गया है। तो आप देख लीजिए महिलाओं का कितना विकास सब जगह पर किया। अब पढ़ाई लिखाई में कितना हो गया, तब लड़का लड़की सब, तो कितना विस्तार हुआ। तो ये सब हम लोगों ने कराया। अब यहीं पर यह सवाल आता है कि तेजस्वी यादव महिला वोटर में पहुंच बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या महिलाएं तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही हैं? जिस तरह से युवा मतदाताओं में उन्हें लेकर जोश दिखता है। 4 जून के नतीजे बताएंगे कि 16 सीटों पर लड़कर नीतीश कुमार मजबूत हो गए, पहले नंबर की पार्टी बन गए, या 17 सीटों पर लड़कर बीजेपी इस बार कमजोर हो गई, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। 5 सीटों पर लड़ रहे चिराग पासवान को अगर नुकसान हुआ तो यह नुकसान भी मोदी के खाते में जाएगा। इसलिए इस कहानी के नायक नीतीश कुमार को इतनी जल्दी भुला देना ठीक नहीं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा है। सरकार से हटा देने के बाद भी तेजस्वी पहले दिन से नीतीश कुमार को लेकर शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पलटने की बात जरूर करते हैं, लेकिन चाचा बोलकर आदर जता देते हैं और हमेशा नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो चाचा जी पलट गए। अब पलट गए कि भाजपा वाला हाईजैक कर लिया। वो तो बुजुर्ग हैं भाई, हमारा तो पूरा सम्मान है अपने चाचा के प्रति। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, यही कामना है कि जहां भी रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे।
लेकिन चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भले ही चाचा जी का शरीर वहां है लेकिन मनवा यही जाए। यह तो कोई नहीं जानता कि नीतीश का मन किस तरफ है, लेकिन यह बात सही है कि नीतीश कुमार आज भी अपने मन की राजनीति करते हैं। बिहार में भी बीजेपी ने दूसरे दलों से विधायक तोड़े। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई। चिराग पासवान बाहर रह गए। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए। इस बार के चुनाव में पशुपति कुमार पारस बाहर रह गए और चिराग पासवान बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में आ गए। जेडीयू को भी तोड़ने का कम प्रयास नहीं हुआ और यह आज भी जारी लगता है। यह जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां एक रात में तोड़ दी गईं, बिहार में यह काम अभी भी बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार को केवल पार्टी से मत देखिए, उनकी पार्टी तो कभी भी बीजेपी की तरह मजबूत नहीं दिखती, ना काडर या संगठन वाली है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का वजूद सबसे बड़ा है। नीतीश कुमार का जनाधार ऐसा जनाधार है जो नीतीश के बाद भी नीतीश को याद रखेगा और नीतीश का ही रहेगा। बीजेपी ने बिहार में यादव नेता पैदा करने के बहुत प्रयास किए। दूसरे राज्यों से यादव नेता को लाया गया और बिहार से भी खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन कुर्मी नेता आज भी उसके पास नहीं है। कुर्मी मतदाता क्या यह भूल जाएगा कि किसने नीतीश कुमार को कमजोर किया और कौन उनकी पार्टी पर कब्जा जमाने की ताक में है? हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। चलिए, बिहार में अभी 2025 का विधानसभा चुनाव बाकी है। अगर बीजेपी ने इस मामले में जरा भी गड़बड़ की तो आने वाले कई दशक तक बिहार की राजनीति में बीजेपी वहीं खड़ी रह जाएगी जहां आज है। आप जरूर यह सवाल पूछ सकते हैं कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिल गया तो उत्तर प्रदेश में योगी और बिहार में नीतीश कुमार का क्या होगा? लेकिन उससे पहले जनता को शक ना हो, इसलिए चुनाव शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। 3 साल के बाद यह मुलाकात हुई। इसके बाद छठे चरण के मतदान से पहले 24 मई को चिराग अचानक नीतीश से मिलने पहुंच गए। हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। चर्चा है हाजीपुर में चिराग पासवान की हालत ठीक नहीं। बिहार के नतीजे बताएंगे कि नीतीश कुमार के मतदाताओं ने उनके सबसे बड़े नेता को कमजोर करने वाले चिराग पासवान और उम्र के कारण बेदखल करने की फिराक में बैठी बीजेपी को कितना वोट दिया है। यानी गठबंधन में इस बार किसका वोट किसे ट्रांसफर होगा, अभी से चर्चा चल रही है। 4 जून को पता चलेगा। बिहार में बीजेपी केवल एक बार अकेले चुनाव लड़ी, 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें मोदी लहर में बीजेपी को 40 में से 31 सीटें मिली थी। सोचिए कहां 31 सीटें मिली थीं। और फिर 2019 में 2024 में बीजेपी उसी बिहार में केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 40 सीटों वाले राज्य में 17 सीटों की पार्टी है बीजेपी। यह कमाल केवल नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया था। ऐसी करारी हार मिली कि नरेंद्र मोदी कई महीनों तक बिहार का रास्ता ही भूल गए ही नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, नीतीश कुमार और लोजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। तीनों की स्ट्राइक रेट 100% रही। जो जितनी सीटों पर लड़ा सारी सीटें जीत गया। बीजेपी 17 में से 17, जनता दल यूनाइटेड 16 में से 16 और लोजपा 6 में से 6 सीटें जीत गई। 2021 में दोनों से एक सांसद को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। नीतीश के पुराने विश्वसनीय और पार्टी के कर्ता धर्ता आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए और अब वे नीतीश का ही विरोध करते हैं। तो नीतीश की पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी आज से नहीं कर रही, बस सपना पूरा नहीं हुआ। आरसीपी कभी जनता दल यूनाइटेड के मेन व्यक्ति थे। अगर वे भी नीतीश की पार्टी तोड़ नहीं पाए, लेकिन एक पुराने दोस्त को खड़ा कर नीतीश कुमार को खूब गालियां दिलवाई गईं। सभी को पता है आरसीपी सिंह किसके दम पर नीतीश कुमार को भला बुरा कहने लगे थे
और अब नीतीश जब से बीजेपी के साथ आए हैं, बीजेपी ने आरसीपी सिंह को किनारे लगा दिया है, वे चुनाव नहीं लड़ रहे। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को हथियाने और तोड़ने का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार साथ तो लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को पीछे से कमजोर करने का एक खेल रचा गया। चिराग की पार्टी ने 135 उम्मीदवार उतार दिए। इनमें खास तौर से वे सीटें चुनी गईं जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। साफ था कि चिराग किसे नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं और किसके इशारे पर 135 सीटों पर लड़ने का हौसला ले आए। खैर, चिराग पासवान ने बीजेपी का काम कर दिया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे कमजोर हो गए। 1 नंबर का नेता 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गया, लेकिन 74 सीटें लाकर दूसरे नंबर पर आने वाली बीजेपी को फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसके बाद भी नीतीश को लेकर बीजेपी परेशान दिखती रही। कभी कंधे पर बिठाती है, कभी उतार देती है, फिर दौड़ी दौड़ी चली जाती है कि कंधे पर फिर से बैठ जाइए। लेकिन अब यह राजनीति एक फाइनल मोड़ पर खड़ी है, बेहद खतरनाक मोड़ पर। नीतीश का वोट बैंक इस बात को जानता है कि कहीं नीतीश का दौर खत्म तो नहीं होने वाला, कहीं नीतीश को उनकी जगह से कोई धक्का तो नहीं देने वाला है। नीतीश कुमार का वोट नीतीश कुमार के साथ है। उनकी पार्टी भले कहीं चली जाए, पार्टी हड़प कर भी बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर राज नहीं कर पाएगी। यही कारण था कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा समझौता नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे मगर साथ नहीं जाएंगे, ऐसी कस्में बीजेपी तुरंत ही भूल गई, क्योंकि उसे पता था कि बिहार में वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर मिलेगा। 10 साल तक जोर लगाया बीजेपी ने, लेकिन नीतीश कुमार को बेदखल नहीं कर पाई। नीतीश कह तो रहे हैं कि अब बीजेपी को छोड़कर दाएं बाएं नहीं जाएंगे, लेकिन यही बात तो तब भी कहते थे जब बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी के साथ आए थे। और अब फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब हम कभी भी बाएं दाएं नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे। बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश उनके साथ ही रहें। तेजस्वी तो फिर भी नीतीश से अलग होकर लड़ने का हौसला ले आए और सीटें भी बढ़ा दी, लेकिन बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार के बिना बिहार में अकेले लड़ने का साहस नहीं कर पाती। 26 अप्रैल के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के साथ साझा सभा नहीं की। उसके पहले उन्होंने मुंगेर, जमुई, नवादा में साझा रैली की, पटना में रोड शो भी किया। इस रोड शो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ थे और नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया गया। इससे केवल नीतीश कुमार के समर्थक ही नहीं, 2 दशक से अधिक समय तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने वाली जनता को भी अच्छा नहीं लगा कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। किसी को भले लग सकता है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर अपना दबदबा कायम कर लिया, उन्हें उनकी जगह दिखा दी, लेकिन क्या नीतीश कुमार के सामाजिक जातिगत आधार को भी अच्छा लगा होगा? किसी भी तरह से यह एक राजनेता का अपमान था कि उनकी उम्र का फायदा उठाकर उनकी ये हालत कर दी जाए। क्या नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ में जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह उठा सकते हैं, तीर छाप का गमछा पहनकर दिखा सकते हैं? जनता दल यूनाइटेड का यूट्यूब चैनल है, उसके चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की रैलियों का वीडियो डाला जाता है। देखिए परिवर्तन कहां हो रहा है। लेकिन बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर नीतीश कुमार की सभाओं का वीडियो नहीं डाला जाता है। इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे कि सभी एक दूसरे के वीडियो या पोस्टर को ट्वीट कर अपने अपने हैंडल से बताते हैं कि हम साथ साथ हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के चैनल पर पटना रोड शो के थंबनेल पर नीतीश कुमार की तस्वीर तक नहीं लगाई गई, बल्कि लगता है कि जानबूझकर छिपाई गई। अक्सर बिहार की राजनीति को यूपी की राजनीति से मिला दिया जाता है, लेकिन बिहार का राजनीतिक मानस यूपी से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग भी यूपी की तरह धार्मिक हैं, मगर धार्मिक होने और राजनीतिक होने में फर्क करना जानते हैं। यूपी में योगी कब्रिस्तान को लेकर मुद्दा बनाते हैं, समाजवादी पार्टी को घेरते हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ताल ठोककर कब्रिस्तान की दीवारें बनाने की बात करते हैं और बीजेपी को चुप रहना पड़ता है। और आपको हम ये भी कह देते हैं, आई लोग तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी कराते थे,
याद करिए, हम तो सब जगह हर प्रकार के झगड़े को हम लोगों ने खत्म करा दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता हम लोगों ने दी और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई 8,000 से भी ज्यादा, और 1,000 फिर और कहा उस सब की काम शुरू करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सभाएं अलग अलग हो रही हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम आरक्षण और मदरसों को मान्यता देने पर अलग लाइन लेते हैं। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के समय से ही मुसलमानों की अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने इस बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन दूसरी तरफ मोदी कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को ही, उनकी राजनीतिक विरासत को ही खारिज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के सामने वे आज भी ऐसा भाषण नहीं दे सकेंगे। मोदी जाति की जनगणना पर चुप हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार गर्व से उसका श्रेय लेते हैं और तेजस्वी भी इसका श्रेय लेते हैं। आई लोग क्या बोलते रहता है, जाति आधारित गणना हम ही न कराए हैं, हम ही न शुरू से कराए हैं। आप बताइए, जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% है, वो दोनों मिला के 75। और हम खाली वही नहीं किए, सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, चाहे वो ऊंची जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सबका अध्ययन कराया। तो आपको मालूम है 94 लाख परिवार निकला जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जब भी नरेंद्र मोदी बिहार में मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बोलें, आप नीतीश कुमार का भाषण चला दीजिए, बता दीजिए कि नीतीश कुमार मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं और गर्व से बताते हैं कि उन्होंने मदरसों को मान्यता दी। नीतीश कुमार कभी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते थे, अब लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका भाषण बीजेपी के दफ्तर से लिखकर आ रहा है। अगर आता तो उसमें मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं होती, मदरसों को मान्यता देने की बात नहीं होती। हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं इस पर नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं? लगा ही नहीं पाएंगे। क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी उनकी इस बात को चुनौती दे सकते हैं? सवाल ही नहीं। इसलिए नीतीश कुमार को इतनी जल्दी रिजेक्ट मत कीजिए। उनकी दोस्ती भले बीजेपी के साथ है, मगर सियासी जमीन बीजेपी के साथ मेल नहीं खाती। वो मेल खाती है तो तेजस्वी की जमीन से। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग तो हो गए, मगर उनकी राजनीति, उनका भाषण इंडिया गठबंधन की राजनीति और भाषण की तरह ही है। नरेंद्र मोदी इस बार बिहार में गठबंधन की नहीं, बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। उनके भाषणों को ध्यान से सुनिए। साथियों, अब इंडिया गठबंधन वाले दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण बंद करके उसे धर्म के आधार पर देने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग पासी, जाटव, लोनिया, कुर्मी, यादव, बिंद, निषाद, कुर्मी, पटेल जैसी अनेक जातियों का सबका आरक्षण छीनने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। ये कांग्रेस, सपा, टीएमसी के गठबंधन साथी, ये सब एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की इस लूट में एक साथ खड़े हैं। और कौन एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण के पक्ष में इनसे मोर्चा ले रहा है? इनके सामने आज सीना तान के कौन लड़ाई लड़ रहा है? ये मोदी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मैं किसी हालत में उनको छीनने नहीं दूंगा। मैं धर्म के आधार पर खेल खेलने नहीं दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मुस्लिम आरक्षण की नजर से देखिए तो इस चुनाव में नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं।
नरेंद्र मोदी अलग चल रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे जितना कमजोर हो गए हों, मगर उन्हीं के कारण नरेंद्र मोदी बिहार की राजनीतिक जमीन पर 10 साल में भी दबदबा नहीं बना पाए। बंगाल में बीजेपी की असफलता देखी जाती है, लेकिन बिहार में उसे अनदेखा कर दिया जाता है। देश भर में नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बताने के लिए एक पूरा मीडिया उद्योग चल रहा है, लेकिन बिहार में उनकी क्या हालत है कोई नहीं बताता। नीतीश कुमार 73 साल के हैं, उनकी राजनीति से बीजेपी आज भी नहीं लड़ पा रही। मुझे उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है, ना दिलचस्पी है, शुभकामनाएं जरूर हैं, लेकिन अगर वे बिल्कुल ठीक हैं तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से कभी लोहा नहीं ले पाएंगे। पीछे से वार करना, कमजोरियों का फायदा उठाना अलग बात है, लेकिन आज तक सामने से लड़कर नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर पाए। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने दरभंगा में वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार कर दिया। उसकी अगली सभा में नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का नारा लगाना ही बंद कर दिया। 2019 में जब नीतीश कुमार और मोदी साथ साथ आए तो 10 साल बाद पटना के गांधी मैदान में संयुक्त सभा हुई और दोनों एक साथ मंच पर नजर आए। जाति आधारित गणना भी अभी लोग बोल रहा है, आज जाति आधारित गणना हम ही करवा रहे थे। आज जब जाति आधारित गणना करा दिया, आज जब उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया, और जो सामान्य वर्ग के 10% थे वो 10%, दोनों मिलाकर के 75%। और उसके अलावे हमने सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं कराई, उसके साथ हम ही ने यह तय किया था कि भाई सबके गरीबी की स्थिति लेंगे। तो हमने उसमें जो भी था, चाहे वो ऊंची जात के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका जांच कराया गया। और जब जांच कराया तो पता चला 94 लाख गरीब परिवार, जिसमें ऊंची जात के लोग भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और हिंदू मुस्लिम सब थे। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इस तरह की महिलाओं को, परिवार को बेहतर करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया परिवार को देंगे ताकि उनकी स्थिति हो, और हमने ये शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जब तक हैं, बीजेपी बिहार में बीच की पार्टी बनी रहेगी। बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह करती है। बिहार के राजनीतिक चर्चाकार इस बात को लेकर अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 के नतीजे के बाद बिहार में क्या होगा। नीतीश रहेंगे, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड तोड़ दी जाएगी, या उस पर किसी और तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा और वह बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगी। एक पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य दांव पर है और नीतीश कुमार के मतदाता इस वक्त बेहद असुरक्षा से गुजर रहे हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक ने एक आईएएस अधिकारी को आगे कर दिया, अपना वारिस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी पार्टी का प्लान बी किसी को मालूम नहीं। अगर जनता दल यूनाइटेड पर किसी भी तरह से कब्जा हुआ तो नीतीश कुमार को पता है कि चाचा कहने वाला भतीजा तेजस्वी यादव ही उनके सम्मान की राजनीति करेगा। तेजस्वी अभी से इसका ध्यान रखते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा जेडीयू गठबंधन में चुनाव हुआ तो जेडीयू ने 20 और भाजपा ने 12 सीटें जीती। क्या 2024 में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार की राजनीति में अभी काफी कुछ बचा हुआ है, और आप हैं कि भूल ही गए नीतीश कुमार को। नमस्कार, मैं रविश कुमार।